नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं। एनडीए सरकार बनने के बाद अमित शाह का यह पहला दौरा है, जबकि 17 महीने के अंदर आज 9वीं बार बिहार आए हैं अमित शाह। पटना में अमित शाह ने बीजेपी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा का सबसे पहले अनावरण किया। यहां से अमित शाह जनसभा के लिए पालीगंज के लिए रवाना हो गए। थोड़ी देर में अमित शाह सभा स्थल पर पहुंच जाएंगे। पालीगंज में अमित शाह बीजेपी के पिछड़ा अति पिछड़ा महासम्मेलन को संबोधित करेंगे और ओबीसी समाज को नया संदेश देंगे। आपको बता दें कि बीजेपी का ये कार्यक्रम 10,000 सामाजिक सम्मेलनों का हिस्सा है, जिसे बीजेपी ओबीसी मोर्चा देश भर में आयोजित कर रही है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी ओबीसी को लेकर देश भर में बड़ी प्लानिंग कर रही है और इस सभा से अमित शाह ओबीसी समाज को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेंगे। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये सभा स्थल की तस्वीर है पटना के पालीगंज में, जहां जनसभा को संबोधित करने वाले हैं अमित शाह। वहां की तस्वीर जहां इंतजार किया जा रहा है। ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब अमित शाह पटना पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा का अनावरण किया। कैलाशपति मिश्र बिहार बीजेपी के पहले अध्यक्ष थे और बताया जा रहा है कि भाजपा के भीष्म पितामह के तौर पर भी इनकी पहचान थी। कई सम्मान से सम्मानित किए जा चुके थे। 2012 में इनका निधन हुआ था और उनके एक सम्मान में ये प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई है, जिसका अनावरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। और अब यहां से वो सभा स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर के बाद वो सभा स्थल पर पहुंच जाएंगे, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है ओबीसी के समाज के जो लोग हैं उनकी मौजूदगी है वहां पर और सभी में उत्साह काफी ज्यादा है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंच से क्या संबोधित करते हैं, इस पर भी सबकी नजर होगी। शैलेंद्र हमारे सहयोगी सभा स्थल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लगातार उनकी नजर इस पूरी खबर पर है। अभी क्या कुछ वहां चल रहा है, इसकी जानकारी भी उनसे ले लें। शैलेंद्र, क्या हो रहा है अभी वहां पर और कितना वक्त है जब गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंच जाएंगे? देखिए, बस अब चंद मिनटों की बात है। अमित शाह यहाँ पहुँचने वाले हैं और उसके पहले हम जो तस्वीर है, जो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग आए हुए हैं, उनकी हम तस्वीर दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर अमित शाह के इंतजार में पिछले कई घंटों से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और खास तौर पर बस अब कुछ ही देर में पटना से अमित शाह का हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ चुका है पालीगंज के लिए और कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में अमित शाह यहाँ मौजूद होंगे। ठीक किसी मंच के पीछे हेलीपैड बनाया गया है और हम मंच की भी एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम जो पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं और खास करके जो पटना जिला के जो चेहरे हैं वो भी मौजूद हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ साथ इस वक्त संबोधन हो रहा है पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का। तो तमाम जो भाजपा के चेहरे हैं वो मौजूद हैं और दोनों डिप्टी सीएम अमित शाह के साथ ही यहाँ पर पहुंचेंगे। तो जिस तरीके से पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक पर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी निगाहें टिका के रखी हैं, बीजेपी ने भी अपनी मुहिम चलाई है इन पिछड़ा और अति पिछड़ा तबके के वोटरों के लिए। और एक बड़ा सम्मेलन पालीगंज में यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक लोकसभा चुनाव के बिगुल बजने के पहले। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखिए, लगातार जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ बिहार का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, उसके बाद अमित शाह का दौरा हो रहा है और माना जा रहा है कि जल्द ही और भी जो पार्टी के अन्य जो बड़े चेहरे हैं प्रधानमंत्री समेत, उनका भी दौरा हो सकता है। लेकिन ये आज का जो ये कार्यक्रम है पूरी तरीके से ये बीजेपी का कार्यक्रम है और यहाँ पर बीजेपी के द्वारा पिछड़ा और अति पिछड़ा सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन है। और इस आयोजन में महिलाएं बड़ी संख्या में, और खास तौर पर यदि हम इस सीट की बात कर रहे हैं पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट की, तो रामकृपाल यादव यहाँ से चुनाव जीतते हैं और उनकी जो टक्कर होती है वो मीसा भारती से होती है। तो इस मायने में भी ये सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती भी रहती है कि इस सीट को वो कैसे जीते। तो इन तमाम चुनौतियों के साथ अमित शाह यहाँ आ रहे हैं
और ठीक पिछले लोकसभा चुनाव में, इसके पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें वोटिंग के ठीक पहले यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए और उसके बाद इस इलाके की जो फिजा है वो बदल गई थी। और खासतौर पर आज यहाँ पर अमित शाह आ रहे हैं, तो माना जा रहा है कि सिर्फ पालीगंज ही नहीं बल्कि पालीगंज के आसपास के जो क्षेत्र हैं, आज हम जहानाबाद की बात कर लें, औरंगाबाद की बात कर लें, आरा की बात कर लें, यहीं से बहुत अधिक दूर पर गया नहीं है, गया की बात कर लें, तो उन तमाम सीटों पर इसका प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये सेंटर में, पालीगंज एक सेंटर है इन तमाम जिलों का एक तरीके से। तो ऐसी परिस्थिति में राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह जो आज की जो सभा है वह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस इलाके की यदि हम बात करें तो इस इलाके में जो बीजेपी के जो कोर वोटर हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिक है। और खास तौर पर यदि यहाँ पर हम आरजेडी की बात कर लें तो जो आरजेडी का समीकरण है वो भी काफी फिट बैठता है। तो ऐसी परिस्थिति में उस समीकरण में सेंधमारी कर अपने उम्मीदवार को जिताना भी बीजेपी के लिए एक चुनौती होती है। और इन्हीं कारणों से पिछली बार चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ दौरा हुआ और अब आज जब चुनाव का बिगुल बजने वाला है उसके पहले यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और यहाँ पर इस बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। और बड़ी संख्या में देखिए जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं इस बड़े से जो यहाँ का पालीगंज का जो कृषि मैदान है यहाँ पर। और बीजेपी ने इसको लेकर के पहले से कई तैयारियां की थी और उन तैयारियों के बाद आज यहाँ पर अमित शाह एक बार आज पहुंचेंगे और इसके बाद जो बड़ी सभा है इस सभा को यहाँ पर संबोधित भी अमित शाह करेंगे। साथ ही साथ देखना होगा कि जिस तरीके से परिवारवाद हो, भ्रष्टाचार हो, अन्य मामले हो जिस पर बीजेपी खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, ये मुखर रहे हैं इन सवालों पर। आज भी देखना होगा कि क्या अमित शाह के निशाने पर ये मुद्दे होते हैं या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार का जिक्र किया गया लालू प्रसाद यादव के द्वारा और उसके बाद तमाम भाजपा के नेताओं ने कहा कि हम मोदी के परिवार हैं और आज जब यहाँ पर अमित शाह आ रहे हैं तो एक बार फिर से माना जा रहा है कि इन बिल्कुल शैलेंद्र, काफी संख्या में लोग भी वहाँ नजर आ रहे हैं, अगर आप उनकी तस्वीरें दिखा पाएं। शैलेंद्र, वहां पर काफी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी है जो सुबह से ही वहां पहुंचने शुरू हो गए थे, वहां की भी जरा आप तस्वीरें दिखाएं। और ये बताइए कि बताया जा रहा था कि लाख की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचने वाले हैं, क्या अनुमान लगाया जा रहा है? देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और बड़ा सा मैदान है और मैदान पर जहाँ तक निगाहें जाती हैं, मैदान हो, सड़क हो, चप्पे चप्पे पर लोग इस वक्त मौजूद हैं अमित शाह को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और देखिए बीजेपी का यह कार्यक्रम था तो लिहाजा भाजपा के जो अन्य जो बड़े नेता थे वो यहाँ पिछले कई दिनों से लगातार कैंप कर रहे थे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या अन्य नेता हो, सभी नेता यहाँ पर लगातार आ रहे थे और तैयारियों का जायजा भी ले रहे थे। और कुछ ही देर बाकी है जब अमित शाह का हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर पहुंचेगा और उसके पहले जो पार्टी के जो अन्य नेता होते हैं उनका इस वक्त भाषण चल रहा है, सब लोग अपना अपना संबोधन दे रहे हैं, लेकिन लोगों को इंतजार यहाँ पर है कि जब अमित शाह आएंगे वो क्या बोलते हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, आप इस पर नजर बनाए रखिए, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंच पर पहुंचेंगे तो वो खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर बता दें, महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बैठक, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगले सप्ताह कांग्रेस और आरजेडी की बैठक हो सकती है। एमएलसी सीट को लेकर कोई नाराजगी नहीं है, सूत्र ये बता रहे हैं। कांग्रेस को 8 से 10 सीट की उम्मीद है, यानी लोकसभा चुनाव में 8 से 10 सीट की उम्मीद है कांग्रेस को। जाप महागठबंधन में शामिल होगी, सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिल रही है। पप्पू यादव को कांग्रेस 1 सीट दे सकती है, तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बैठक होगी अगले सप्ताह। आरजेडी और कांग्रेस की एक बैठक होगी जिसमें तय किया जाएगा, फॉर्मूला निकाला जाएगा। और इसके साथ ही बड़ी खबर आपको ये बता दें कि महागठबंधन में पप्पू यादव की पार्टी जाप भी शामिल होगी और कांग्रेस की तरफ से 1 सीट उन्हें दी जा सकती है।
कांग्रेस ने करीब 8 से 10 सीट की उम्मीद लगाई है। यानी बिहार में जो 40 लोकसभा की सीट है उसमें से करीब 8 से 10 लोकसभा की सीट जो है उस पर दावेदारी कांग्रेस की तरफ से सूत्रों के हवाले से एक खबर निकलकर सामने आ रही है। तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बैठक संभव है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजेडी की सहमति पर जाप भी महागठबंधन में शामिल होगी। कटिहार सीट पर सभी दलों का दावा है और कटिहार सीट को लेकर पेंच फंसता हुआ जरूर नजर आ रहा है। महागठबंधन के सभी दल इस पर ताल ठोक रहे हैं। अब देखना होगा कि जाप महागठबंधन में शामिल होती है तो एक सीट जिसकी बात कही जा रही है कि एक सीट पप्पू यादव को कांग्रेस दे सकती है, वो कौन सी सीट होगी? तो सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। महागठबंधन में शामिल होगी पप्पू यादव की पार्टी जाप। आरजेडी की सहमति पर जाप महागठबंधन में शामिल होगी और बताया जा रहा है कि एक सीट दी जा सकती है। संवाददाता शिवम प्रताप अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, ये लगभग तय माना जाए कि पप्पू यादव की पार्टी भी शामिल हो रही है महागठबंधन में, और क्या सीटों का फॉर्मूला भी लगभग तय है? अब देखिए, सबसे पहले तो बड़ी जानकारी ये है कि अगले हफ्ते आरजेडी और कांग्रेस की सीट शेयरिंग को लेकर बैठक होनी है और ये 15 मार्च तक इसको फाइनल करने का टारगेट दोनों पार्टियों ने लिया है ताकि जल्दी से जल्द दोनों पार्टियां अपनी लिस्ट निकाल सके। बड़ी बात यह है कि अगर आरजेडी से कांग्रेस को ग्रीन सिग्नल मिलता है, लगातार पप्पू यादव को लेकर कांग्रेस मंथन कर रही है और आरजेडी से अगर ग्रीन सिग्नल मिलता है तो पप्पू यादव को इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया जाएगा और उन्हें पूर्णिया से उम्मीदवार के तौर पर उतारा जा सकता है। बड़ी खबर इस दौरान यह है कि कांग्रेस को बिहार में उम्मीद है कि आरजेडी उन्हें 8 से 10 के बीच में सीटें देगी, क्योंकि पहले जेडीयू को भी काफी सीटें मिलनी थी लेकिन अब जेडीयू गठबंधन में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि उनकी सीटें बढ़ जाएंगी। बहरहाल बड़ी खबर इस पूरे मामले में यह कि 15 मार्च तक कांग्रेस ने यह टारगेट रखा है कि बिहार में सीट शेयरिंग कंप्लीट हो जाए। पप्पू यादव की इंडिया गठबंधन में एंट्री हो सकती है। आरजेडी से ग्रीन सिग्नल मिलने का कांग्रेस इंतजार कर रही है। जैसे ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस मामले में अपनी सहमत जताते हैं तभी पप्पू यादव को शामिल कर लिया जाएगा। पूर्णिया से उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। दूसरी खबर यह है, कटिहार सीट एक बिहार की ऐसी सीट है जिस पर इंडिया गठबंधन के तीनों दल कांग्रेस, आरजेडी और माले चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें तो वरिष्ठ नेता तारिक अनवर, विधायी दल के नेता शकील अहमद खान चुनाव लड़ना चाहते हैं। आरजेडी की बात करें तो अशफाक खान वहां से दावा ठोक रहे हैं। ऐसे ही माले के भी 1 से 2 उम्मीदवार है जो चाहते हैं कटिहार सीट पर उन्हें मौका मिले। बहरहाल ये तो सीट शेयरिंग के समय तय होगा, लेकिन बिहार के लिए खबर फिलहाल ये है कि अगले हफ्ते बिहार में इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग की जो बैठक है वो प्रस्तावित है और उसको लेकर मुहर लग सकती है। कांग्रेस को उम्मीद है कि उन्हें 1 दर्जन से कम में 8 से 10 सीटें उन्हें इस सीट शेयरिंग में मिल सकती है। चलिए शिवम, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फैसला हुआ नहीं है, अभी 11 तारीख लास्ट डेट है, 2 दिन और इंतजार कीजिए और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की चर्चाएं हैं ये सब खारिज होगी और कांग्रेस का एमएलसी बनेगा। तो वहीं महागठबंधन में जहां एक तरफ सीटों को के बंटवारे को लेकर बैठक की बात कही जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ बिहार एनडीए में भी सीटों के बंटवारे को लेकर हलचल तेज है और एनडीए नेताओं की मुलाकात जारी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज जीतन राम मांझी के बेटे और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन से मुलाकात करने पहुंचे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात की। यानी आज 2 बड़ी मुलाकात हुई है। दोनों ही मुलाकात में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई है और ऑल इज वेल बताया जा रहा है। तो 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे होंगे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जब संतोष सुमन से मुलाकात करने पहुंचे थे, दोनों के बीच बातचीत हुई, आधे घंटे तक ये मुलाकात चली। और ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा से मिलने संजय जायसवाल पहुंचे थे। कल भी दोनों की मुलाकात हुई थी और आज भी सीधे वो उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पहुंच गए थे जहां बातचीत हुई है। और बातचीत के बाद सभी नेताओं ने कहा है कि एनडीए में ऑल इज वेल है और समय रहते सीट शेयरिंग कर लिया जाएगा। अभी संतोष भाई बताए कि सब ठीक है, हम संतोष बहुत संतुष्ट हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है और हम सब भाई मिलकर जो भी तय करते हैं, जो पार्टी हमारी है एनडीए के साथियों के साथ मिलकर विचार कर जो होता है वो तय करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा।
हम लोग एनडीए के साथी हैं और मिलते रहते हैं, इसका कोई मायने नहीं है। अक्सर आते रहते हैं। अरे तो तुम थोड़ा किनारे करो ना, हो गया नहीं है, सारी बात हम लोग नीचे है और बहुत ही हम लोग अच्छे तरीके से एनडीए के साथ सीट शेयरिंग पर विवाद है क्या संतोष जी? छोड़ो, देखिए भारतीय जनता पार्टी का लोगो चढ़ा रहे हो, नहीं जाना इससे कोई मतलब नहीं होता है। गृह मंत्री जी से मिले व्यक्तिगत तौर पर मिले। पीएम मोदी ने बरौनी गुवाहाटी गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। बरौनी से गुवाहाटी तक 3,992 करोड़ की लागत से बनने वाली पाइपलाइन परियोजना का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया और इस पाइपलाइन से 3 राज्यों में 31 जिलों के लोग लाभान्वित होंगे। इसमें बिहार, पश्चिम बंगाल और असम शामिल है। असम दौरे पर बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। यह परियोजना पूर्वोत्तर क्षेत्र को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने का काम करेगी। इस पाइपलाइन को बिछाने वाली कंपनी गेल लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक ए.के. त्रिपाठी ने बताया कि यह पाइपलाइन स्वच्छ ऊर्जा का एक भरोसेमंद स्रोत प्रदान करेगी, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देगी, साथ ही क्षेत्र के लोगों के समग्र कल्याण को बढ़ाएगी। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब पीएम मोदी ने इस परियोजना का उद्घाटन किया था। ये देखिए, उनके साथ असम के सीएम आपको नजर आ रहे होंगे। ये उस वक्त की तस्वीर है जब सभा स्थल पर पीएम मोदी पहुंचे थे। आपको बता दें, पीएम मोदी असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे का दूसरा दिन है। सबसे पहले उन्होंने असम में काराजंगा नेशनल पार्क में जाकर वहां पर मुआयना किया था, जंगल सफारी की थी और उसके बाद फिर उन्होंने ये बड़ी सौगात असम को दी है। साथ ही साथ इसका फायदा 3 राज्य बिहार, बंगाल और असम तीनों को ही मिलेगा। ये गैस पाइपलाइन की वजह से पूर्वोत्तर का क्षेत्र जो है वो अब राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ सकेगा। 8500 करोड़ की परियोजना की सौगात दी गई है। बरौनी गुवाहाटी गैस पाइपलाइन का उद्घाटन आज पीएम मोदी ने कर दिया है, जिसका फायदा 3 राज्य बिहार, बंगाल और असम को मिलने जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस विधायक ने खोला मोर्चा। पटना से बड़ी खबर मिल रही है, कांग्रेस विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। विधायक प्रतिमा दास ने मोर्चा खोला है। प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ ही उतर आई हैं प्रतिमा दास। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है। अखिलेश सिंह के खिलाफ उन्होंने बात कही है। अखिलेश सिंह सिर्फ रैली अटेंड करने आते हैं, ये कहना है कांग्रेस विधायक का। आलाकमान को भ्रम में रख रहे हैं अखिलेश सिंह, आलाकमान को मिसगाइड कर रहे हैं अखिलेश सिंह, ये आरोप लगा रही हैं कांग्रेस की विधायक प्रतिमा दास। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने कहा है कि बिहार में रहने वाला प्रदेश अध्यक्ष चाहिए, ना कि दिल्ली में रहने वाला। बिहार प्रभारी और केंद्रीय नेतृत्व को सही जानकारी नहीं दी जा रही है। पार्टी के लिए एक भी एमएलसी सीट नहीं मिलने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में नाराजगी है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। आपको बता दें, 4 एमएलसी की सीट पर आरजेडी की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान किए जाने के बाद से ही कांग्रेस के अंदर नाराजगी की बात कही जा रही थी। और अब देखिए, कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अखिलेश सिंह सिर्फ रैली अटेंड करने के लिए आते हैं, आलाकमान को सही जानकारी नहीं देते हैं, उन्हें भ्रम में रखते हैं, आलाकमान को मिसगाइड कर रहे हैं। यह भी कहना है प्रतिमा दास का। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने कहा है कि उन्हें बिहार में रहने वाला प्रदेश अध्यक्ष चाहिए, ना कि दिल्ली में रहने वाला। आपको बता दें, बिहार प्रभारी और केंद्रीय नेतृत्व को सही जानकारी नहीं देने का आरोप भी कांग्रेस की विधायक प्रतिमा दास अखिलेश सिंह पर लगा रही हैं। पार्टी के लिए एक भी एमएलसी सीट नहीं मिलने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के अंदर अब नाराजगी देखी जा रही है। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, बिहार में विधान परिषद की चुनाव होने हैं और उसको लेकर 4 सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान आरजेडी की तरफ से किया गया है, जबकि कांग्रेस की तरफ से उम्मीद जताई जा रही थी कि एक सीट कांग्रेस को मिलेगी।